2 साल होने को आए हैं और मार्केट जो है लगातार गिरे ही जा रही है, या ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर कुछ खास पैसे नहीं बना रहा है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और कुछ एक ऐसे लोग जो जनरली ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, 2, 5, 10 दिनों की पोजीशन बनाते हैं, कुछ लोग जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, उन सभी लोगों की स्थिति खराब है। और वो लोग जो जनरली ऑप्शंस खरीद करके अपने आप को ट्रेडर समझते हैं कि मैं ऑप्शन खरीद रहा हूं तो मैं ट्रेडर हूं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इक्विटी में काम करता है, स्विंग ट्रेडिंग जो इक्विटी में काम करता है, और छोटे समय के जो ऑप्शंस ट्रेडर हैं, उन सभी को पिछले कुछ समय में मार्केट ने रिवॉर्ड नहीं किया है। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गिरावट में क्या क्या ये पहलू हैं जो उन्हें अपनाने चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरह से घट रही है, इसमें एक सही रणनीति के बगैर आप बाजारों में ना तो पैसा बना सकते हैं और ना ही अपना पैसा बचा सकते हैं। हर एक पहलू की मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में पिछले 2 सालों में कुछ नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 2 साल का ये चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर जून में, यानी लास्ट टाइम भी जून में, जो 2 साल पहले 2024 का जून है, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 2024 के जून में भी मार्केट यहीं पर थी और आज भी मार्केट यहीं पर है। तो 2 साल गुजर गए लेकिन मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। बाजार एक बड़े डायरेक्शन लेस जोन में है और ऐसे समय में मार्केट बहुत लंबे समय तक रह सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री भी हमारी बताती है कि मार्केट इस तरह की स्थितियों में ऐसा नहीं है कि पहले नहीं गई है। इवन ऐसा दौर आपने थोड़े ही समय पहले 2024 में भी, 2022 में भी देखा था, जब मार्केट करीब 2, 2.5, 3 साल तक थी, लेकिन उसके बाद मोमेंटम आ गया था। उसके पहले का एक बड़ा दौर था जब बाजार ने इस तरह से किया था। तो 2017 से लेकर के ये 2019 का पीरियड है जिसमें मोटा मोटी कमोबेश एक बड़े बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था बाजारों में। उसी तरीके से पहले, इसके पहले के भी समय में कई बार ऐसा बाजारों में होता हुआ रहा है कि जब बाजार एक लंबे समय में कुछ खास पैसा नहीं देती है, जिसमें से जो सबसे बड़ा समय रहा ये 2010 से लेकर के 2012 का समय है, 2013 का समय है रेदर, और ये 3 साल भी इसी तरीके से गुजरे थे। तो हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक बड़ी चीज होती है कि मार्केट जो है आपको कई सारी नई स्ट्रेटजीज की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। और होता है कि मैं स्टॉक नीचे घट रहा है, मैं उसको बाई करूंगा या नीचे एवरेज करूंगा। नहीं करना, बिल्कुल मत करिए। जब मार्केट घटती है, जब बाजार घटती है, तो उन स्टॉक्स को एवरेज मत कीजिए या बाई मत करिए जो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई से, या यूं कह सकते हैं जो अपने लाइफ हाई के आसपास में है, या लाइफ हाई से जो, जिन्होंने डेज के हिसाब से अगर बोलें तो 15-20 दिन के अंदर, लास्ट 15-20 दिन के अंदर अगर उन्होंने अपना लाइफ हाई लगाया हुआ है, तो उन्हीं स्टॉक में आप क्या करें, एवरेज करें या उन्हीं में बाई के बारे में सोचें। बाकी स्टॉक्स के बारे में नहीं सोचें। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक घटता चला जाएगा। मैं किसी भी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर स्टॉक घटता चला जाएगा तो उसमें आपको दिक्कत ज्यादा होगी। इस समय मार्केट में पैसा जहां पर जा रहा है, पैसे बहुत चुनिंदा जगहों पर जाते हैं। ऐसी जब गिरती हुई मार्केट होती है तो पैसा बहुत चयनित स्थानों पर जाने लगता है। वो चयन करता है कि कहां पर जाना है। कोई एफआईआई होगा, वो किसी बड़ी भूमिका के नाते कुछ स्टॉक खरीद रहा होगा। कोई डीआईआई होगा, वो किसी बड़े खबर के नाते कुछ स्टॉक को खरीद रहा होगा। यानी वो चयन कर लेगा, वो पूरे ब्रॉड बेस मार्केट को बाई नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत चयनित स्तर पर आपके स्टॉक्स को बाई करेगा। जब वो बहुत चयनित स्तर पर स्टॉक को बाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत चुने हुए स्टॉक्स को खरीदना पड़ेगा या उन्हीं में आपको काम करना पड़ेगा। ये चयन जो होता है मार्केट में, जो चयन करने का तरीका है, ये इस मार्केट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर बाजारों में लगातार सस्टेनेबल गिरावट हो रही हो। जब भी सस्टेनेबल गिरावट होगी तो कोई भी एफआईआई, डीआई वो चयन करने लगेगा। तो अगर आप सारे कहीं पर कोई भी स्टॉक लेते हैं तो आपका पैसा ट्रैप होगा, आप फंस जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला काम, जब इस मार्केट में जब बड़ी गिरावट शुरू हो जाए तो पहला काम क्या होता है, आपको चयन करना शुरू कर देना चाहिए कि हम हर स्टॉक में एवरेजिंग नहीं करेंगे, हर स्टॉक को हम बाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उन्हीं स्टॉक को बाई करेंगे या उन्हीं स्टॉक को एवरेज करेंगे जहां पर एफआईआई या डीआईआई अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अब उसको समझने के पीछे 2 तरीके होंगे, या तो हम डाटा से समझेंगे या तो हम चार्ट से समझेंगे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में मैंने एक बेसिक रूल बोला कि अगर कोई भी स्टॉक अपना 20 दिन, पिछले गुजरे हुए 20 दिन में अपने लाइफ हाई के आसपास में है, चलो लाइफ हाई नहीं तो कम से कम अपने 52 वीक के हाई को टच किया है, तब तो चलो वो ठीक है एक बार को, चाहे आप वहां स्विंग ट्रेड करें, चाहे वहां आप जो है इन्वेस्टिंग कर रहे हो।
लेकिन अगर उसने ये क्राइटेरिया हिट नहीं किया है तो फिर वो आपके चयन के सिद्धांत में नहीं आएगा। दूसरा, उसका चार्ट और डेटा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चार्ट और डेटा नहीं भी देख पा रहे हैं तो कम से कम ये बेसिक थंब रूल आपको जरूर लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बेसिक थंब रूल भी लागू नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसमें DIIs और FIIs के हिसाब से आप पोजीशन नहीं बना रहे हैं। उसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो भी स्टॉक घटते जा रहे हैं आप उनमें बाई करने के बारे में सोचेंगे। अब उनको जब आप बाई करेंगे तो वो स्टॉक फिर और घटेंगे, फिर आप उनको एवरेज करेंगे, फिर आप पूरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे, लगातार आपका पैसा खत्म हो जाएगा और रिटर्न्स नहीं आएंगे। क्योंकि मार्केट, इस टाइप की मार्केट में बहुत चुने हुए शेयर चलेंगे, बाकी स्टॉक चलते ही नहीं है और बार बार आपको मोमेंटम यहां पर नहीं मिलता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये काम करें। दूसरा, इसीलिए मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि मार्केट फिलहाल ऑप्शन सेलर के हाथ में है, फिलहाल ऑप्शन सेलर के हाथ में है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टॉक्स को लेते हैं और होल्ड करते हैं और उनको नहीं बेचना होता जब तक कि वो प्रॉफिट में ना आ जाए, होल्ड ही वो करते रहते हैं। दूसरा, एक काम करते हैं कि जब स्टॉक नीचे आता है तो उसको वो एवरेज भी करते हैं। दोनों ही काम वो लगातार करते हैं, चाहे कोई उनको कुछ भी समझा दीजिए वो नहीं समझेंगे। अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं, सबसे पहले अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं तो देखिए, प्रवृत्ति को बदला तो नहीं जा सकता एक दिन में, लेकिन कोशिश करिए बदलने की। लेकिन एक चीज जो आपने सुना होगा कि आपको हेज करना चाहिए। तो कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या जो थोड़े समय का, यानी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं 10-20 दिन, महीना 2 महीना का भी व्यू रखते हैं, या फिर अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं जहां पर आप 6 महीना 8 महीना साल 2 साल का व्यू रखते हैं, कोई भी टाइप के स्टॉक खरीदते हो, कम से कम आप उसको हेज जरूर करिए। अब हेजिंग जो होती है वो 2 प्रकार से की जाती है। पहला, जब आप स्टॉक टू स्टॉक हेज करते हैं, यानी स्टॉक से स्टॉक की हेजिंग की जाती है। और वहीं पर जब दूसरा होता है जब आप इंडेक्स बेस पर काम करते हैं। इंडेक्स बेस पर ज्यादा लोग उस पोजीशन को हेज करते हैं। लॉजिक समझा देता हूं, दोनों में अंतर क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं किसी के पास L&T का ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में है, तो वो L&T, चूंकि उसका एकमात्र स्टॉक L&T जो बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में है, 5 लाख 8 लाख का है, तो वो स्टॉक हेजिंग का फॉर्मेशन ले सकता है, यानी स्टॉक को अपने स्टॉक के ऑप्शन से वो हेज करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपका टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख का है, लेकिन उस टोटल पोर्टफोलियो में 30-40 स्टॉक हो जाते हैं। अब अगर आपके पास 30-40 स्टॉक हैं तो वो एक स्टॉक में तो कोई बड़ी भूमिका आपकी नहीं है, यानी एक सिंगल स्टॉक में आप बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं रखते हैं, लेकिन टोटल में आपका जो है 10 लाख का पोर्टफोलियो है। अब ये जो 10 लाख का पोर्टफोलियो है, जब मार्केट नीचे जाएगी तो कॉमन सेंस है कि आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा, यानी अगर इंडेक्स यानी बड़ा मार्केट नीचे जा रही है तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा। तो इस केस में इस पोर्टफोलियो को आप हेज करते हैं इंडेक्स के साथ। अब एग्जांपल देता हूं कि अगर किए होते हैं तो क्या होगा। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला था, करीब 2-2.5 महीना तो हो गया होगा उस वीडियो को। यहां पर अगर आप बाजारों का ट्रेंड देखें, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जब ये वाला जोन जोड़ा, ये वाला जोन का मतलब क्या था, मैं जिनको टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं आता उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी चार्ट के ऊपर, ब्लू लाइन 2024 में भी एक मजेदार या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बनाई थी। इसी ने 2025 में एक नेक लाइन का फॉर्मेशन किया और यही नेक लाइन के नीचे का स्तर हुआ, और 2026 में भी इसने इसी पॉइंट को एक मेजर सपोर्ट की तरह देखा मार्केट ने। और जब बाजारों ने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो उसके बाद बाजारों ने एक काफी बड़ा गिरावट देखा। ये पॉइंट जो आपका 25,200 का है, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि 2024 में और 2024 में 2025 में ये ऑलरेडी सपोर्ट बने हुए थे। खैर, अगर हम वहां पर समझें, दूसरी चीज है कि ये चलो छोड़ दे, टेक्निकल नहीं आता, बहुत लोग को टेक्निकल्स नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा ना कि यूएसए ने लड़ाई छेड़ दी ईरान के साथ। तो अब जब ईरान के साथ लड़ाई छेड़ दी तो एक कॉमन सेंस तो ये बनता है ना भाई कि वॉर हो रही है, तो वॉर में तो एकाएक करके तेजी नहीं आ जाएगी। मान लेते हैं कि आपको ज्यादा जानकारी नहीं थी और आप 2024 से लेकर के इस पूरे जोन में जब बाजार घटा फिर बाजार बढ़ा, आपने कुछ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई, जब लड़ाई शुरू हुई, अभी मैं अब बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत गड़े मुर्दे हैं, उतना डेटा भी मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल नहीं रहता है। अब अगर हम मान लें कि जब यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है, जो कि मार्च का समय है, मार्च में लड़ाई शुरू होती है तकरीबन 2 मार्च के आसपास। अगर अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर दूं चार्ट को और आपको यहाँ पर लेके जाऊं, लेवल की चर्चा करूंगा 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर आपको
चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए वीडियो में बोर मत होइएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट रोज नहीं बनाऊंगा और यूट्यूब पे तो शायद इस टाइप का कंटेंट कोई बनाएगा भी नहीं ज्यादा लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब 26 फरवरी को मार्केट ने एक गिरावट दिखाई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस ब्लू लाइन के नीचे, ब्लू लाइन अभी मैंने आपको महत्व समझा दिया, तो ब्लू लाइन के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं मार्च में। 2 मार्च 4 मार्च ये लड़ाई की शुरुआत का समय है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। बाजार कितने पे ट्रेड हो रही है? तकरीबन जो है 25,200 के नीचे ट्रेड हो रही है। 24,800 के आसपास मार्केट आपकी ट्रेड हो रही है। ये जोन पे जब बाजार ट्रेड हो रही है तो आपको 2 चीजें पता है। पहला, वॉर शुरू हो चुकी है। दूसरा कि भाई 1.5 साल से बाजार परफॉर्म नहीं कर रही है, और इंडिया यूएसए की जो डील वील का चक्कर था वो भी होने के बावजूद भी मार्केट घट गई। मैं बार बार आपको बताता रहा हूं कि ये वाली कैंडल जो है डील वाली कैंडल है। जब अनाउंसमेंट हुआ था हम उसके नीचे काफी नीचे चले गए। मुद्दा ये है कि यानी पूरे टेक्निकल टर्म में देखें तो हम एक बड़ी नेकलाइन के नीचे चले गए, बड़े पोर्शन के नीचे चले गए, और ये पूरे के पूरे बॉक्स से नीचे चले गए। ये मान लेना कि अब मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 3-4 प्रमुख चीजें हुई। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो वो क्या होगा? वो नीचे जाएगा, वो गिरेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हेज करना पड़ेगा। हेजिंग को जो लोग बिल्कुल नहीं समझते हो, आप इसको इस तरह से समझें कि ये एक मेडिकल इंश्योरेंस जैसा है। 10 लाख का हेज आपको कब चाहिए? जब आपका पोर्टफोलियो जो कि आपके शरीर की तरह है, मान लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो है, तो आप मेडिकल इंश्योरेंस कब लेते हैं? मेडिकल इंश्योरेंस आप तब लेते हैं जब आपको लगता है कि आप बीमार हो सकते हैं, पर आप बीमार होना नहीं चाहते हैं, पर बीमार हो सकते हैं। आपका शरीर बीमार होने का स्थिति में जाता है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ भागते हैं। क्यों? ताकि जो बीमारी का खर्च है वो कौन चुकता कर दे? वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए चुकता कर दे, वो आपको दे दे। यही सेम लॉजिक होता है हेजिंग का भी। हेज करते वक्त आप क्या सोचते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो जब कभी भी नीचे जाएगा तो जो मेरा लॉस हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा मेडिकल इंश्योरेंस आप कितने का लिए, डिपेंड करता है। हो सकता है आप 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो तो बीमार होंगे तो 10 लाख का ही रिकवरी होगा। हो सकता है आपकी 20,000 की खर्ची आई हो तो आपको 20,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस में मिल जा रहे हैं। वही सेम केस है, जब आप हेज करते हैं तो कितना बड़ा हेज किए वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपका लॉस जो होगा वो रिकवर हो जाएगा। हो सकता है आपका 20,000 का लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाए, हो सकता है आपका 40,000 का लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाए। कहां पर लॉस हो रहा है? पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है, यानी शरीर आपका बीमार हो रहा है, पोर्टफोलियो आपका बीमार हो रहा है। अब हमको समझ कब आई? जब 25,200 ब्रेक हुआ तो हमको ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अब प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जब आपका बीपी शुगर बढ़ने लगता है तो आप एक बार को डरना शुरू करते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देता है, बोलता है रोज खाओ कुछ नहीं होगा, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आप दवा खा रहे हैं ना। वही सेम चीज है, 25,200 ब्रेक हो गया तो अब आपको डॉक्टर की जरूरत है, यानी आपको हेज की जरूरत है। आप हेज कर लीजिए पोजीशन को, और उसके बाद भले ही पोर्टफोलियो होल्ड करेंगे तो जो थोड़ा बहुत लॉसेज होंगे पोर्टफोलियो में, जो गिरावट आएगी वो हेज से कंप्लीट होगी। अब कई लोग के मन में होगा मेरे को तो हेजिंग आती ही नहीं है, तो जरिए चलिए समझाते हैं आपको। तो अब मैंने जैसे कहा कि मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने करीब 2-2.5 महीना हो गया जिसमें मैंने आपको उस समय 28,000 की कॉल के हेजिंग के बारे में बोला था। अब अगर आप देखेंगे इस समय करंट अवस्था में हम चलते हैं, उसी जगह पर चलने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 28,000 की कॉल की बात कर रहे थे, तो ये निफ्टी 28,000 की कॉल है। और यहां पर एक बात समझिएगा कि ये ऑप्शन सेल के थ्रू कैसे हेज किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा इजी तरीका है। ऑप्शन सेल मार्केट में इस समय हावी है। ऑप्शन सेलर कौन होता है? ज्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑप्शन सेल करते हैं। इंस्टीट्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, और वही रणनीति अगर आप अपनाएं तो आप भी ज्यादा सक्सेस करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग से हेज करना इजी होता है। लॉजिक क्या है कि अगर हमने हेज किया तो हमें हेज में भी लॉस ना होने पाए, यानी हेजिंग कॉस्ट भी हमारी बहुत ही कम आए, लॉस ना होने पाए, इसीलिए ज्यादा लोग इसके थ्रू हेज करते हैं। इसमें होता यह है कि मान लेते हैं हम कोई भी ऑप्शन अगर हमने उठाया और उस ऑप्शन को हमने बेचा, मान लेते हैं उसका प्राइस नीचे अगर जाएगा तो हमको क्या होगा? उसमें हमको बेनिफिट दिखेगा, यानी हमको लाभ आएगा। अब ये चूंकि कॉल है, जिनको ये बिल्कुल ना समझ में आता हो कॉल पुट, तो कॉल का भाव तब घटता है, गिरता है जब बाजारें नीचे जाती हैं। बाजार जब नीचे जाएगा तो कॉल का भाव घटेगा। उसी तरीके से जब आपका पोर्टफोलियो घटेगा, जब बाजार घटेगा तो पोर्टफोलियो भी घटेगा, यानी पोर्टफोलियो जब घटेगा तो कॉल का भाव भी घटेगा। ये सीधा सा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मार्च में। मार्च में क्या हुआ? मार्च में अगर हम जाएं और 2 मार्च के समय में जाते हैं तो 2 मार्च की स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। फिर से बात बोल रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हम 2-3 महीने पुराने भाव पे जाके बात कर रहे हैं, आज के भाव पे भी नहीं कर रहे हैं।
और इसको कोई भी इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, यानी इसको किसी भी प्रकार के ट्रेड के रूप में नहीं लेना है, सिर्फ एक नॉलेज की तरह आप लीजिए और उसके बाद आगे कभी आप इंप्लीमेंट अपने ऊपर करिए अपने अध्ययन के हिसाब से। तो अगर उस समय का आप भाव देखिए तो उस समय का भाव क्या है, यहां पर उस समय का भाव अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 550 रुपए के आसपास का भाव है 2 मार्च को, 550 रुपए के आसपास यहां पर आपको भाव दिख रहा है। 550 की चीज अब सिंपल से समझिए, अगर नीचे की तरफ जाएगी यानी 400 हो गई, 200 हो गई, तो जितना ये नीचे गिरती जा रही है उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता जाएगा। कॉमन सेंस है, ये जब घट रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी उस समय नीचे जा रहा होगा। दोनों की पैरिटी 100% नहीं होगी, ये बाद में आपको समझना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक हद तक वो पैरिटी देखने को मिलेगी। मैं एक सिंपल लॉजिक समझाता हूं। आज की डेट में जब 500 रुपए पर किसी ने अगर उस समय बेचा मार्च में, तो आज इसका भाव क्या है, 88 रुपए है। आज इसका भाव 88 है और उस समय 550 रुपए, 550 की चीज घट के 88 आ चुकी है। मोटा मोटी अगर आप देखें, मैं एक रैंडम नंबर लीजिए तो तकरीबन आपको यहाँ पे 400 रुपए के आसपास का मोटा मोटी उसके इर्द गिर्द का प्रॉफिट बनता है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी एक लॉट की भी किसी ने हेजिंग करी, एक सिंगल लॉट की हेजिंग पर तकरीबन जो है यहाँ पे 26,000 रुपए आपका लॉस कम हो रहा है। यानी यहां से चूंकि गेन आ रहा है, यहां से तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसी समय आपका पोर्टफोलियो में मान सकता हूं कि पोर्टफोलियो जो होगा, आपका पोर्टफोलियो जो है वहां पर गिरावट हुई होगी। अब यहां पर एक लॉट की ही हेजिंग है। एक लॉट की हेजिंग का मतलब कितना हुआ, लगभग आपका 1,50,000 रुपए की आपकी रकम लगी होगी मार्जिन के रूप में पोर्टफोलियो को एक सिंगल लॉट से हेज करने के लिए। अब जिसका जितना बड़ा पोर्टफोलियो है वो उतना ज्यादा मार्जिन का यूज करेगा। ठीक है, अगर आपका 2 ही लाख का पोर्टफोलियो है तो आप हो सकता है आपका 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो इस समय 26,000 रुपए गिरा हो, नीचे चला गया हो, लेकिन 26,000 रुपए आपको कहां से मिल रहे हैं, ऑप्शन से मिल रहे हैं। तो ये गेन हुआ, ये वाला लॉस हुआ, लॉस और गेन आपका जो है बराबर हो गया। तो नेट आप इस पूरी गिरावट में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सेम केस अगर आप मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, तो आपने 10 लॉट से या 8 लॉट से अगर आपने हेज किया तो 8 लाख लॉट के हिसाब से आपका जो है प्रॉफिट आएगा। अगर हम 10 लॉट का कर लें तो 10 लॉट के हिसाब से एक लॉट में हमको अगर 400 रुपए बन रहे थे, यानी 26,000 बन रहे थे, 10 लॉट में हमको 2,26,000 बन रहा है। अब मोटा मोटी उतना अगर आपका लॉस पोर्टफोलियो पे हो रहा है तो वो बैलेंस आउट हो गया, यानी एक जगह कमाए एक जगह गवा दिए, कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो पोर्टफोलियो का लॉसेज है वो कम हुए। दूसरा चीज है कि अगर पोर्टफोलियो मेरा उतना ज्यादा नहीं टूटा है तो मैं नेट गेन की स्थिति में हूं। तो हेजिंग सबसे पहले, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं इक्विटी पर, तो हेजिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए। हेजिंग की अपनी अपनी रिस्क भी हो सकती है। 28,000 की जगह पे अगर हम 27,000 से करते तो गेन का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। सबका अपना अपना स्थिति है कि वो कितना के हिसाब से करेंगे, मुद्दा यही है। अब यही सेम पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो 27,000 की कॉल मार्च में तकरीबन जो है आपकी वो उस समय जो है 900 रुपए के आसपास में ट्रेड हो रही थी, और वो 900 रुपए की चीज आज घट करके क्या हो गई, 174 हो गई। तो आज इसकी वैल्यू 174 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक अब चूंकि 900 रुपए से घट करके ये 174 पे आ गई, तो यहां पर जो गेन है वो ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जिसने वो ट्रेड किया उसकी रिस्क भी ज्यादा है। तकरीबन ये 46,000 रुपया पर लॉट आपको हेज कर रही है। तो मुद्दा ये है कि आप ये हेज तो बिल्कुल शुरुआती चरण में कर दें। अब कई लोगों को लगेगा, मन में आएगा यार कि अगर मान लो ये बढ़ करके जो अभी मैंने 28,000 बताया तो मार्केट 28,000 जाएगा तो क्या लॉस कितना होगा, ये सबसे पहले दिमाग में आता है। तो मुद्दा ये है कि अगर बाजार 28,000 चली जाएगी तो पहला एक चीज होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी ग्रीन हो जाएगा, वो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी उसमें गेन आ जाएगा। 28,000 जब बाजार पहुंच जाएगी, अगर आपने 28,000 की मान लीजिए कॉल हेजिंग के लिए सेल किया हुआ है, तो भी 28,000 की कॉल का वैल्यू अगर दिसंबर 26, चूंकि हम लोग दिसंबर 26 वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, तो एक्सपायरी के दिन में अगर निफ्टी मान लीजिए 28,000 पर भी है, दिसंबर 26 की कॉल आपने सेल करी है, तो भी क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 28,000 की कॉल बेचने पर 28,000 तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इवन 28,000 चूंकि भाव जो रहता है, जैसे 28,200 का भाव हो, तो अगर आप 28,000 अगर 200 रुपए पे आपने बेचा है तो 28,200 तक आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी जो प्रीमियम होती है उसको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ऐड कर देंगे, 28,000 की स्ट्राइक प्राइस पे आप जैसे 200 रुपया ऐड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली 28,200 रुपया तक आपको कोई लॉस नहीं होता है। ये हेजिंग में आपको वहां पे बेनिफिट बनेगा, लेकिन उस केस में पोर्टफोलियो आपका काफी ऊपर चला जाएगा और वहां पे आपको फायदा हो जाता है एक बार। तो ये बेसिक चीज है कि हेजिंग तो इस पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे करना ही करना चाहिए। अब कई लोग के मन में होगा कि यार मेरे को
पैसा ही नहीं है तो मैं हेजिंग करूंगा कैसे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट को, यानी जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, आप उनको प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने में आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। मैं कई लोगों को ये भ्रम रहता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए जानबूझ के दिखाने के लिए कि प्लेज करते वक्त, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेल के लिए आप क्या क्या प्लेज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका इक्विटी ही होता है, आप इक्विटी को प्लेज कर सकते हैं, ईटीएफ को, म्यूचुअल फंड्स को, जो आपकी इक्विटीज हैं, सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स अगर आप लेते हैं, गोल्ड बॉन्ड, कुछ भी, इसमें म्यूचुअल फंड भी आता है, याद रखिएगा। प्लस जो आपका जो ये आपके कैश कंपोनेंट हो गए। नॉन कैश कंपोनेंट्स में आप जो है अपने ईटीएफ को ले सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं, यानी स्टॉक जो आप होल्ड करते हैं, स्टॉक्स वो हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए या ईटीएफ हो गए, आप किसी को भी प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने के बाद आपको वो कैपिटल मिल जाएगा। जैसे 1 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो एक सर्टेन अमाउंट का हेयर कट होगा। जनरली 25% हेयर कट का रूल है, 50% भी कुछ केसेज में होता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का अगर इक्विटी को जो है, आपने 1 लाख की इक्विटी को अगर आपने प्लेज किया तो तकरीबन 75,000 रुपए आपको एज ए कैश कंपोनेंट या नॉन कैश कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। ट्रेड करने के लिए आपको 50-50 रूल का फॉलो करना पड़ेगा। 50-50 रूल क्या होता है, तो 50-50 रूल ये होता है कि आपको 50% तो आपकी हेजिंग, यानी जो आप कोलेटरल देते हैं, जो अभी मैंने स्टॉक वाला बताया, उससे लेना होगा, और 50% आपको कैश रखना होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेड आपने 1 लाख रुपए का कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें 50,000 रुपए आप जो है प्लेज करके निकाल सकते हैं, स्टॉक प्लेज करके निकाल सकते हैं, और 50,000 रुपए आपको कैश के रूप में चाहिए होंगे। तो कैश कंपोनेंट की उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको छोटा कर दूं तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप में अच्छे से पढ़ जाएगा कि 1 लाख के मार्जिन में आपको 50,000 रुपए का कैश कंपोनेंट और 50,000 रुपए का कैश देना पड़ेगा, यानी 50,000 रुपए तो आप अपने पोर्टफोलियो से ही निकाल लेंगे। तो यानी 50% कॉस्ट पे आपका हेज होगा, और उससे आप जो है बचत कर पाएंगे, या उससे अपने पोर्टफोलियो को बचा पाएंगे। एक बात, और यहां पर सिर्फ अभी एक बात मेरी खत्म हुई है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, बट ध्यान से देखते जाइएगा। अब दूसरा बंदा ये होता है, काम आपका जो है हेजिंग का है। तो हेजिंग आपको बहुत जरूरी है कि आप वहां पर हेजिंग भी स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको इस मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत तो है ही। तो हेजिंग बहुत 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 जरूरी काम आपके लिए हो जाता है। अब तीसरी चीज जो होती है वो उनके लिए है जो स्विंग ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि इस टाइप की मार्केट में मैं ऑप्शंस को बाई करके पैसे कमा लूंगा। ये मार्केट में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मोमेंटम जो होता है वो नहीं होता। मोमेंटम आपको लगता जरूर है कि मोमेंटम है, लेकिन इस मार्केट में आपको मोमेंटम सबसे कम देखने को मिलता है। मोमेंटम कम क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर या तो इंडियन मार्केट के केस में आप या तो गैप अप ज्यादा देखते हैं या गैप डाउन ज्यादा देखते हैं, और जब गैप अप या डाउन ज्यादा होने लगता है तो मोमेंटम कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाजार खड़ी थी, इसके बाद नीचे गिर के खुल गई। आपका तो ट्रेड कब बनाया आपने, जब नीचे गिर के खुली। जैसे मान लीजिए कल बाजार नीचे गिर के खुलती है, तब आप पोजीशन बना रहे हैं, आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अब यहां से मार्केट ऊपर चली जाएगी। जब बाजार थोड़ा और ऊपर चली गई, वहां पे आपने कॉल खरीदना शुरू किया, फिर वो बाजार नीचे आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है, वहां से मार्केट डाउन हो जाएगा। आप अगर इस मार्केट की हिस्ट्री देखिए, जरा सा ध्यान से चार्ट को देखिए, समझिए, आपको समझ आएगा क्या हो रहा है इस बाजार में। आप गैप्स अप लेते हो, जैसे पिछले भी अगर देखो यहां अप लिया, अगले 2 दिन बाद आप नीचे हो, नीचे आ रहे हो सकता है आप ऊपर चले जाओ। यहां पर भी सेम चीज है। जब भी आप मार्केट को देख रहे हो तो मार्केट एक ट्रेंड में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक रहा है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड नीचे आया, देन अगेन ऊपर, देन नीचे, देन अगेन ऊपर। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही हैं, मैं ऊपर नीचे की बात कर रहा हूं। मुद्दा ये हुआ कि मोमेंटम बहुत छोटे समय का है। तो अगर आप ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपके सामने एक बड़ी समस्या होती है मोमेंटम की। तो बहुत लंबे समय के लिए, यानी लंबा समय होल्ड करने के लिए यहां पर अब ऑप्शंस आप नहीं खरीदें। ऑप्शंस को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए नहीं खरीदे। आज लीजिए, आज दिन के दौरान बिक गया, कल तक बिक जाए, यानी एक से अधिक एक दिन में आपका पोजीशन कट जाए तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इस समय अगर आप ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं तो आपको बहुत हैवी लॉसेज होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि इस मार्केट में ऑप्शन सेलर का मार्केट है, ये ऑप्शन बायर का मार्केट नहीं है। यहां पर आपको लॉसेज होंगे क्योंकि मोमेंटम नहीं है। 2 दिन के अंदर मार्केट का रुख बदल जाएगा। इंट्राडे में मार्केट 300 पॉइंट नीचे खुलेगी, ऊपर चली जाती है, ऊपर खुलती है, नीचे चली जा रही है। मोमेंटम लेस मार्केट है, या यूं कह सकते हैं डायरेक्शन लेस मार्केट है। डायरेक्शन लेस मार्केट में
आपको बहुत छोटे समय का मोमेंटम मिलेगा और उस पीरियड में एज ए ऑप्शन बायर आपको बहुत सशक्त रूप से मोमेंटम पर ध्यान रखना है, अदरवाइज हटाना है। तो लंबे समय के ऑप्शंस बाई आप इस पर्टिकुलर मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी ही होगी। तो ये आपके लिए मोटा मोटी सावधानी है। सावधानी तो बहुत सारी है, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो इसका सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे। अगर आपने यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट ज्यादा किए, आपने अगर वीडियो को पसंद किया, एल्गोरिथम को समझ में आया और वीडियो ज्यादा लोगों ने देखा और आपने ज्यादा लाइक किया कमेंट किया, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा। कुछ और नई चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। जाहिर सी बात है, मैंने इसमें आपको हेजिंग समझाई है, मैंने आपको इसमें कुछ नई चीजें बताने की कोशिश करी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बातें समझाने की कोशिश करी है। अगर एक बार में नहीं आया तो दो बार देख करके भी समझा जा सकता है, लेकिन इस आधार पर कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया है, ये करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको और भी सीखने समझने की जरूरत होती है, तब जाकर के आप उसको एक प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। तो आप जरूर सीखें समझें, और जरूरी है कि इस टाइम आप इस प्रकार के मेडिकल की स्थिति इंश्योरेंस रखें अपने पास। मतलब कहने का है कि इस प्रकार की हेजिंग की पोजीशंस बनाएं, ताकि मार्केट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बचा पाएं। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना सीखना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस लेंगे, तो उसमें मैं सब चीजें बताता ही हूं। तो अगर आप जरूर सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं इन सब बातों को बताऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करें तो भी सीखिए समझिए, क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ ले करके होल्ड करके पैसा नहीं बनेगा। और इस वीडियो का यूज केवल और केवल जो है आप प्योर और प्योर एजुकेशन पर्पज पे कीजिए। जो भी ट्रेड्स, जो भी कॉल या जो भी शेयरों पे हमने चर्चा करी है, उसमें कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी उनमें बाई या सेल की भूमिका ना बनाएं। प्लीज इसको एज ए एजुकेशन पर्पज पर ही यूज करें, और इस डिस्क्लेमर के साथ आप जरूर इस वीडियो को स्वीकार करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।